सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद कौशल में। और बायोलॉजी का जो सेशन चल रहा था उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। इससे पहले हम लोग दो वीडियो देख चुके हैं बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन का। और उससे पहले और उसके बाद हम लोग न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन मिनरल्स विटामिन वगैरह पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद वाला चैप्टर आएगा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। कैटाबोलिक प्रोसेस सबसे पहले होता है। कैटाबोलिक प्रोसेस यानी कि जब एक बड़ा मॉलिक्यूल, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, ये टूट के छोटा छोटा मॉलिक्यूल बनाता है, इसको बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। और जब बहुत सारा छोटा मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, इसको बोलते हैं एनाबोलिक प्रोसेस। यानी कि कैटाबोलिक प्रोसेस क्या हुआ? व्हेन बिग मॉलिक्यूल्स when big या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक कैटाबोलिक प्रोसेस ही है, क्योंकि इसमें आपका डाइजेशन बोलते किसको है? इसमें कार्बोहाइड्रेट टूटता है आपका मोनोसेक्राइड में, यानी कि ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब जो है ना, मोनोसेक्राइड में। और प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में। और फैट टूटता है आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो ये टूटना यानी कि जहां भी टूटेगा तो वो कैटाबोलिक प्रोसेस होगा। याद कीजिए, जब आप पढ़े थे याद कीजिए आप रेस्पायरेशन जब पढ़ेंगे, यानी कि श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें देखिएगा ग्लूकोज जो है वही टूट के हम लोग को एटीपी के रूप में एनर्जी देता है। ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज टूट के आपको ऑक्सीजन देगा, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। तो वो भी, रेस्पिरेशन भी एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। ठीक है, एनाबोलिक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, जो भी टूटेगा वो एनर्जी देगा हमको। ठीक है, वो आपको एक तरह का कैटाबोलिक प्रोसेस है। तो डाइजेशन का डेफिनेशन भी देख लिए, कार्बोहाइड्रेट का टूटना है मोनोसेक्राइड में। याद रखिए, देखिए मोनोसेक्राइड का मतलब हो गया ग्लूकोज। डाइसेक्राइड, ठीक है, डाइसेक्राइड यानी कि आपको लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज वगैरह हो गया, माल्टोज, ये सब डाइसेक्राइड हो गया। पॉलीसेक्राइड में आ गया स्टार्च, स्टार्च आपका हो गया पॉलीसेक्राइड में। ग्लाइकोजन, ये भी आपका हो गया पॉलीसेक्राइड में। यानी कि मोनोसेक्राइड का मतलब हो गया जो C6H12O6 के फॉर्म का हो। डाइसेक्राइड यानी कि इसका पावर 2, यानी कि C6H12O6 का दो मॉलिक्यूल। और यही C6H12O6 का जब N मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, इसको पॉलीसेक्राइड बोल देंगे, यानी कि बहुत सारा मॉलिक्यूल जुड़ गया। अब देखिए, भोजन के पाचन के टोटल 7 चरण है, टोटल 7 चरण है, 7 स्टेप्स हैं। पहला है इंजेशन, अंतर्ग्रहण, खाना जो खाते हैं। दूसरा सैलिवेशन, यानी कि लार निकलना, खाना को पचाने के लिए, उसमें खाना को आराम से उसको मुंह में पीसने के लिए लार निकलता है। लार का पीएच वैल्यू कितना होता है कमेंट कीजिएगा, ये एसिडिक है कि बेसिक है ये भी कमेंट कीजिएगा। प्रोपल्सन, तीसरा है प्रोपल्सन, यानी कि आगे भेजना, यानी कि मुंह से खाना आगे बढ़ेगा, जो गर्दन में हम लोग घोंटते हैं ना, वो वाला चीज है। थर्ड नंबर प्रोपल्सन। अगला है डाइजेशन, पेट में जाता है तो उसका पाचन होता है। और डाइजेशन पढ़ चुके हैं क्या होता है? तीन चीज टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों चीज टूटेगा। आपसे पूछता है कार्बोहाइड्रेट का पचना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पचना एकदम मुंह से स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा लार होता है उसमें एक एंजाइम होता है टाइलिन, वो टाइलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, फैट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला स्टेप, पांचवा जो चरण है वो है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अब खाना जो पेट में जाएगा तो उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे या पोषक तत्व होंगे उनका अवशोषण किया जाएगा। और छठा है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। एसिमिलेशन होता है विली में, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें विली होता है, वो एसिमिलेशन करता है, स्वांगीकरण। अगला है डिफिकेशन या इजेक्शन, यानी कि मल परित्याग। अगला ये कुछ क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन है? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का पाचन या कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट हो जाता है माउथ से, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट।
माउथ से स्टार्ट हो जाता है। अगला, प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन स्टोमक से शुरू होता है, स्टोमक से। और वसा यानी कि फैट का पाचन, फैट का पाचन स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक को हिंदी में बोलते हैं अमाशय, हिंदी में भी लिख देते हैं अमाशय। स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं छोटी आंत। और पैरोटिड ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं कर्ण पूर्व, कर्ण पूर्व ग्रंथि। अगला है, सबसे ज्यादा समय तक भोजन का पाचन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा समय तक भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। भोजन का मैक्सिमम पाचन यहीं पर होता है। और इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका डुडेनम, डेनम। दूसरा है जुजेनम। और तीसरा है इलियम, इलियम। इस तीनों में सबसे ज्यादा भोजन का पाचन जो होता है मैक्सिमम यहीं पर होता है, जुजेनम में, मैक्सिमम। अब देखिए, शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण पाचन, ये भी आपका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में बोलते हैं आहार नली, यानी कि पूरी आहार नली की लंबाई होती है 33 फीट। और इस 33 फीट में 22 फीट आपका ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। 22 फीट यानी कि 6 से 7 मीटर। अगला, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको देख लेते हैं। हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एलिमेंट्री कैनाल और एक है एसेसरी ऑर्गन या डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? ये मुंह से लेकर रेक्टम तक 33 फीट लंबा होता है। मुंह से लेकर रेक्टम यानी कि मलाशय तक 33 फीट लंबी डक्ट होती है, नली होती है। पेट के अंदर देखिएगा, मुंह से लेकर रेक्टम तक 33 फीट लंबी होती है। भोजन का पाचन इसी में होता है। इसमें कौन कौन होगा देखिए। सबसे पहले आपका माउथ होगा, फिर आपका फ्राइनेक्स होगा यानी कि ग्रसिका। इसके बाद आपका होगा ऑसोफेगस, ऑसोफेगस यानी कि आहार नली, आहार नली। ठीक। ऑसोफेगस को ही बोलते हैं फूड पाइप, फूड पाइप। ये भी आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद स्टोमक में जाएगा, स्टोमक यानी कि अमाशय। उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत। और इसके बाद जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, बड़ी आंत। यानी कि अब देखिए इसका सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले आया आपका माउथ में, दूसरा आया फ्राइनेक्स में यानी कि ग्रसिका में, तीसरा आया आपका ऑसोफेगस में, चौथा आया आपका स्टोमक में, पांचवा आया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, और छठा आया आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। ये टोटल आपका पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ये सारा आपका एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है। अब आते हैं एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन क्या क्या होता है? हाँ, एक चीज और, स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है और लार्ज इंटेस्टाइन को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट है। पहला डिओडेनम बोलते हैं सर, डिओडेनम, डी यू ओ
डेनम। ओके, इधर देख लेते हैं। डिओडेनम, जेजूनम और इलियम। डिओडेनम, जेजूनम और इलियम। इलियम, तीन पार्ट है इसका, डिओडेनम, जेजूनम और इलियम। तो इलियम जो होता है आपका, ड्यूडेनम को बोलते हैं ग्रहणी, जो हिंदी मीडियम के हैं। जेजूनम को बोलते हैं मध्यांत्र, बीच में है। ठीक। और इलियम को बोलते हैं शेषांत्र, जो शेष बचा हुआ चीज है वो इलियम में होता है। याद रखिए, इलियम में ही आपका क्या पाया जाता है, इलियम में ही पाया जाता है विली। विली, जिसमें आपका एसिमिलेशन होता है। इसी में आपका एसिमिलेशन, यहाँ हम लोग पढ़े थे ना, एसिमिलेशन। ये देखिए, 7 चरण है भोजन पाचन के, उसमें छठा चरण एसिमिलेशन, ये आपका इलियम में ही होता है। विली पाया जाता है इसमें, विली। ठीक है। अगला, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का बात करें, इसमें होगा सीकम। सीकम को हिंदी में बोलते हैं उंडुक। इंग्लिश से याद करना हमको आसान लगता है। अगला है आपका कोलोन, और लास्ट है आपका रेक्टम। कोलोन को बोलते हैं बृहदांत्र, बृहदांत्र। और रेक्टम को बोलते हैं मलाशय, मलद्वार। मलद्वार बोलते हैं एनस को, सॉरी। रेक्टम लास्ट है, और मलद्वार से निकल जाता है, यानी कि एनस से हमारा मल बाहर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल। अब हम लोग देखते हैं एसेसरी ऑर्गन कौन कौन सा होता है। एसेसरी ऑर्गन उसको बोलते हैं जो ऑर्गन हमारा खाने में हेल्प करता है। ठीक। वो पचाता नहीं, लेकिन खाने में हेल्प करता है। उसमें आपका हो जाएगा सबसे पहले टिथ, यानी कि दांत। दूसरा टंग, यानी कि जीभ। दांत हो गया, जीभ हो गया। अगला है आपका सैलिवरी ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथि। अगला है आपका पैनक्रियाज, यानी कि अग्न्याशय। इसको अमाशय मत बोलिए, अमाशय हम लोग बोलते हैं, अमाशय हम लोग बोलते हैं स्टोमिक को, इसको अमाशय बोलते हैं। पैनक्रियाज, अग्न्याशय, देखिए सब अलग है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अमाशय, अग्न्याशय, इसमें क्या अंतर है, कंफ्यूज नहीं करना है। पांचवा नंबर, पांचवा नंबर है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, इसको बोलते हैं पित्ताशय। जिसको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, उसका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। हम लोग गॉल ब्लैडर के बिना भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हम लोग में फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, वसा का पाइसीकरण नहीं होगा। यानी गॉल ब्लैडर का काम है वसा का पाइसीकरण करना, फैट का इमल्सिफिकेशन करना। ठीक है। गॉल ब्लैडर का कुछ तो यूज है, ऐसा नहीं है कि यूजलेस है। ठीक है। लेकिन इसके बिना भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। आगे आते हैं अगला। अब एक एक करके देखते हैं एसेसरी ऑर्गन, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इस सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आते हैं टीथ। आवर टीथ इज डाइफोडेंट। डाइफोडेंट का मतलब है दो बार हम लोग का दांत निकलता है, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। ठीक। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। अब देखिए, टीथ जो है चार तरह का है। इंसीजर्स, इंसीजर्स यानी कि कृंतक। ये दांत होता है काटने के लिए, काटने के लिए यूज होता है, काटने के लिए। दूसरा दांत है कैनाइन, यानी कि रदनक। ये होता है चीरने फाड़ने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए। तीसरा दांत होता है प्रीमोलर, यानी कि अग्रचवर्णक। और चौथा दांत होता है मोलर, यानी कि चवर्णक। चवर्णक से ही आप समझ सकते होंगे, ये चबाने के लिए, चबाने या पीसने के लिए, चबाने या पीसने के लिए। तो हमारे पास चार तरह का दांत होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब डेंटल फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हमारा दांत बनाया हुआ है हमने,
ठीक है। इंसीजर सबसे पहले आईसीपीएम, आप इसको याद रखिए, आईसीपीएम, आईसीपीएम, यानी कि सबसे पहले होगा इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। नीचे में भी वही होगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और यहाँ पे मिरर इमेज अगर बना दीजिए बीच से दांत को, तो जो इधर बनेगा वही इधर भी बनेगा, जो नीचे बनेगा वही इधर भी बनेगा। यानी कि यहाँ पर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यहाँ पर भी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आप देखिए डेंटल फार्मूला क्या होता है जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं। मिल्क टीथ के लिए और परमानेंट टीथ के लिए अलग अलग होता है। मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला है 2102, यानी कि इंसीजर 2 1 0 2, यानी कि यहाँ पे 2 1 0 2, यहाँ पर भी 2 1 0 2 2 1 0 2 2 1 0 2। टोटल दांत कितना हो गया? एक तरफ का गिन लीजिए, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 1 0 2 यानी कि 2 2 4 1 5, यानी कि टोटल हो गया ये 5। तो नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितना हो जाएगा? 5 × 4 = 20। नंबर ऑफ मिल्क टीथ हमारे दूध का दांत कितना होता है? 20 होता है। अगला परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का फॉर्मूला होता है 2 1। देखिए ये दोनों सेम है, 2 1। चेंज क्या होता है? प्री मोलर 2 आ जाता है और ये मोलर 1 बढ़ जाता है। ये 2 बढ़ा, ये 1 बढ़ा। 2 1 2 3, 2 1 2 3। यहाँ पर हो गया 2 1 2 3, यहाँ पर भी 2 1 2 3, यहाँ पर 2 1 2 3, और यहाँ पर भी 2 1 2 3। यानी कि टोटल अगर आप जोड़िएगा तो 3 2 5 1 6 2 8, 8 8 × 4 = 32। यही बोलता है 32 के 32 दांत, टोटल 32 दांत होता है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा टोटल इंसीजर कितना होगा, आप निकाल लीजिएगा। इंसीजर यहाँ है 2 2 2 2, 8। ठीक। आपसे पूछेगा बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, तो यहाँ देखिए प्री मोलर 0 है, प्री मोलर नहीं होता है, बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है, ये भी आपको दिमाग में बैठाना है। कौन सा दांत बाद में आता है? अक्ल का दांत, विजडम टीथ, सबसे बाद में वही आता है, विजडम टीथ। देखिए अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ देख लेते हैं। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ, ओडोंटोलॉजी। अगला है ऑटोलॉजी, ऑटोलॉजी बोलते हैं हम लोग स्टडी ऑफ ईयर, स्टडी ऑफ ईयर। और राइनोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ नोज, स्टडी ऑफ नोज। ईएनटी का फुल फॉर्म बताइएगा। ईएनटी। अगला, हमारे शरीर में कितने दांत 2 बार आते हैं? कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20, 20 दांत। सॉरी, यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ लिखना था। 20 दांत 2 बार आते हैं। क्यों? वो मिल्क, दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ। हम लोग पढ़ चुके हैं टोटल मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 20 होती है। तो ये दांत एक बार टूट भी जाएगा मिल्क टीथ तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन परमानेंट टीथ अगर दोबारा उगने के बाद अगर आया तो फिर वो नहीं उगेगा। अगला, मिल्क टीथ में कौन सा टीथ नहीं पाया जाता है? प्रीमोलर, पढ़ चुके हैं। प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, यहाँ देखिए प्रीमोलर आपका 0 है, प्रीमोलर आपका 0 है। तो यहाँ पे कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? प्रीमोलर, यानी कि अग्रचवर्णक, प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। अगला, बच्चों में सबसे पहले आने वाला दांत, सबसे पहले कौन सा दांत आएगा? सबसे पहले आता है बच्चा में चूहा वाला दांत, ये ये आगे वाला, ये वाला, ये दोनों मिडिल इंसीजर। यानी कि इंसीजर दो दो को रहता है ना, यानी कि एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ 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 यहाँ। तो ये बीच वाला इंसीजर रहेगा। टोटल इंसीजर 2 है ना, तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ये 2 में से एक एक जो रहेगा ना बीच वाला, वो पहले निकलेगा, यानी कि मिडिल इंसीजर। कौन निकलेगा? सबसे पहले बच्चा में कौन दांत आएगा? मिडिल इंसीजर, इंसीजर। और आते हैं बच्चों में सबसे बाद में आने वाला दांत, विजडम टीथ, अक्ल के दांत, विजडम। इसका कोई यूज नहीं है शरीर में, विजडम टीथ। और इसको लास्ट मोलर भी बोलते हैं, लास्ट मोलर।
सबसे लास्ट वाला मोलर। बहुत पेन करता है ये दांत। अगला क्वेश्चन, हाथी में बाहर की तरफ निकला हुआ दांत कौन सा दांत है? और चूहा का कुतरने वाला कौन सा दांत है? ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो हाथी में जो बाहर निकला हुआ दांत रहता है वो होता है इंसीजर। इंसीजर यानी कि कृंतक। अगला, दांत और हड्डी किस पदार्थ का बना होता है? तो दांत और हड्डी बना होता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि इसमें दो पदार्थ होगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस। दांत में आपका दो पदार्थ पाया जाएगा, दांत और हड्डी में। एक तो आपका पाया जाएगा कैल्शियम और दूसरा पाया जाएगा फॉस्फोरस। अगला, नेचर का हार्डेस्ट एलिमेंट। नेचर का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट होता है डायमंड, हीरा। हीरा से ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। हारी लिखे थे, सॉरी, हीरा। नेचर का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट हो गया हीरा। अब आते हैं, दांत पढ़ लिए, अब जीभ पे आते हैं, टंग। ये जीभ का स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, चार पार्ट में डिवाइड किया गया इसको। पहला पार्ट जो है आगे में, यहाँ पर स्वीट यानी कि मीठा लगता है। ये पुराना कंसेप्ट बता रहे हैं, ओल्ड कंसेप्ट। ठीक है, न्यू कंसेप्ट बाद में देखेंगे। ओल्ड कंसेप्ट सबसे पहले देख लीजिए। आगे में होगा मीठा, सेकेंड नंबर पे यहाँ पर इस वाले पोर्शन में जीभ के आपका सॉल्ट लगेगा। ठीक है, तीसरा सॉर यानी कि खट्टा, और लास्ट में लगेगा बीटर, सबसे लास्ट में बीटर। ठीक है, यानी कि जीभ में चार टेस्ट बर्ड्स, यानी कि टेस्ट बर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। चार स्वाद कलिकाएं होती है। यदि हमारे शरीर में जिंक नामक तत्व की कमी हो जाए तो हमको डाइजेसिया नामक बीमारी हो जाती है और हमको टेस्ट का पता नहीं चलता है। डाइजेसिया बीमारी आप कुछ भी खा लीजिए, आपको पता नहीं चलेगा उसका टेस्ट क्या है। और वो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। चार टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये ओल्ड कंसेप्ट है। लेकिन नया कंसेप्ट क्या बोलता है कि टेस्ट बर्ड्स चार नहीं है, 1000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे शरीर में। जीभ में करीब 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। सभी स्वाद कलिकाएं यानी कि टेस्ट बर्ड्स ब्रेन के नर्व फाइबर्स से लिंक्ड होता है। ब्रेन में होता है नर्व फाइबर, वहां से वो लिंक्ड होगा। वही सिग्नल भेजेगा कि मीठा है कि क्या है। ठीक है, वही सिग्नल भेजेगा, नर्व सेल से कनेक्ट रहता है। और फूड पार्टिकल्स आर डिटेक्टेड बाय टेस्ट बर्ड्स। जो भी हम लोग खाना खाएंगे वो टेस्ट बर्ड से डिटेक्ट करेगा कि वो कैसा है। विच सेंड्स नर्व सिग्नल टू द ब्रेन, और वही नर्व सिग्नल जो है इस नर्व फाइबर की मदद से ब्रेन को भेजेगा, और ब्रेन बताएगा कि मीठा है कि खट्टा है कि क्या है। जीभ में एक मॉइस्ट पिंक टिश्यू से कवर रहता, जीभ जो है एक मॉइस्ट पिंक टिश्यू से कवर रहता है, जिसको म्यूकोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा, है ना। जीभ बाहर निकालिए तो पिंक कलर का दिखता है ना, वही म्यूकोसा। टेस्ट बर्ड्स कंटेन टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। जो टेस्ट बर्ड्स होता है उसमें रिसेप्टर सेल्स होता है, वही ना उसको ग्रहण करेगा। उसको गस्टेटरी सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गस्टेटरी सेल्स। यही बताएगा कि स्वाद कैसा है। अगला आते हैं सैलिवरी ग्लैंड। अगला आते हैं सैलिवरी, ये हम लोग एसेसरी ऑर्गन पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का एसेसरी ऑर्गन। सैलिवरी ग्लैंड में तीन पेयर होता है। पहला सबलिंगुअल यानी कि अधोहनु, दूसरा सब मैंडिबुलर अधोजीवा, और तीसरा पैरोटिड ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड। सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड, रट लेना इसको। पैरोटिड को ही बोलते हैं कर्ण पूर्व। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, पैरोटिड। याद रखिएगा, इसी में आपका सूजन हो जाता है तो उसको मम्स बोल देते हैं। टाउनसिल यानी कि मम्स, गलसुआ नामक बीमारी हमारे पैरोटिड ग्लैंड, देखते हैं गला के पास फूल जाता है, गाल के पास, उसमें एगो जालीदार टाइप का कुछ व्हाइट कलर का लगाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। इससे हमें, यह मम्स वायरस से होता है, यह मम्स वायरस से होता है, ये भी याद रखना है। अगला, यह सैलिवा, सैलिवा यानी कि लार, लार का श्रावण करती है। तो जो सैलिवरी ग्लैंड है इसी का काम है लार का श्रावण करना। ठीक, और वो एक लुब्रिकेंट का काम करता है। मान लीजिए हम रोटी खा रहे हैं, लार नहीं गिरेगा तो रोटी पीसने में दिक्कत होगा। लार का पीएच वैल्यू होता है खाने से पहले 6.8 और खाने के बाद 7.2। यानी कि जब हम लोग खाना खा रहे हैं उससे पहले वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और खाना खाने के बाद क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है।
24 घंटा में हमारा लार ग्रंथि जो है यानी कि सैलिवरी ग्लैंड वो 1.5 लीटर लार का स्रावन करती है। लार ग्रंथि में कौन कौन होता है? सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड होता है। ये आपको याद रखना लार ग्रंथि में। और सबसे बड़ा कौन होता है? पैरोटिड ग्लैंड, लास्ट वाला सबसे बड़ा। और इसी पैरोटिड ग्लैंड में यानी कि कर्णपुरु में सूजन हो जाता है, तो उसको हम लोग मम्प्स बोल देते हैं, गर्ल्स हुआ। इसी पैरोटिड ग्लैंड में सूजन हो जाता है। और ये क्यों होता है? मम्प्स वायरस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है टाइलिन, दूसरा है लाइसोजोम। टाइलिन का दूसरा नाम है सैलिवरी एमाइलेज, यानी कि टाइलिन को ही हम लोग सैलिवरी एमाइलेज भी बोल देते हैं। एमाइलेज जो है हमारे पेट में वसा का पाचन करता है। उसी के जैसा मुंह में एक टाइलिन एंजाइम होता है जो वसा का पाचन करता है, इसीलिए इसको सैलिवरी एमाइलेज बोल दिए। यानी कि एमाइलेज के जैसा ही सैलिवरी, यानी कि वो लार से निकलता है, इसलिए सैलिवरी वर्ड यूज किए हैं, सैलिवरी एमाइलेज। यह भोजन में स्टार्च का पाचन पाचन करता है। स्टार्च जो है वो एक तरह का फैट है, ठीक है। स्टार्च का पाचन करता है तथा इसे माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज में बदल देता है। यह भोजन को मीठा बनाता है, भोजन को मीठा बनाता है तथा कार्ब्स का पाचन करता है। कार्ब्स यानी कि वसा, देखिए स्टार्च पहले ही पढ़ चुके हैं, स्टार्च का पाचन करेगा। ठीक, स्टार्च जो है हमारे पेड़ पौधों में पाया जाता है, स्टार्च। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जो है, ये देखिए लाइसोजाइम जो है यह हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसे एंटी बैक्टीरियल एंजाइम भी बोलते हैं। मुंह में जो हमारा हार्मफुल बैक्टीरिया होगा उसको ये खत्म करेगा। अब एक रोग होता है बुलिमिया रोग। इसमें व्यक्ति को यह पता नहीं चलता है कि उसे कब खाना बंद कर देना चाहिए। यानी कि खाना खा रहा है खाते जा रहा है, पता चला पेट फट गया, है ना। तो बुलिमिया रोग है, उसमें आदमी को ये पता नहीं चलता है कि उसको कब खाना बंद कर देना चाहिए। इससे पहले एक बीमारी पढ़े थे, डाइजेसिया। डाइजेसिया जो कि जिंक की कमी से होता है। और इस डाइजेसिया बीमारी में इंसान को स्वाद का पता नहीं चलता, टेस्ट ही पता नहीं चलेगा क्या खा रहा है उसका। अब बुलिमिया रोग पढ़े अभी, ये क्यों होता है? इसमें क्या होता है कि कब खाना बंद कर देना चाहिए इसी का पता नहीं चलता आदमी को। अगला आते हैं फ्राइनेक्स होना चाहिए, है ना। फ्राइनेक्स ग्रसी का, ये नाक और मुंह के पीछे होता है। नाक और मुंह के पीछे होता है, पीछे, ठीक है। मान लीजिए ये हम लोग एक डायग्राम बनाए हैं। यहाँ से ये यहाँ पे आपका नोज है, नाक है, यहाँ पे आपका माउथ है, ठीक है। और ये आपका बॉडी है, बॉडी पार्ट। इसको दो पार्ट में, यहाँ से जो भी आप सांस लीजिएगा यहीं पर आएगा, खाना खाइएगा वो भी यहीं पर आएगा। यहीं से वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। और इस दोनों पार्ट को डिवाइड करने का काम करता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये बहुत बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एपिग्लोटिस में एक भाल्व होता है, भाल्व, ठीक है। नॉर्मली वो भाल्व लंग्स की तरफ खुला रहता है, क्योंकि हमेशा हम 24 घंटा हम लोग सांस लेते हैं, तो जब भी हम लोग सांस लेंगे वो आएगा इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर। यानी कि एपिग्लोटिस का मुंह जो है इधर साइड खुला रहता है, आया इधर चला गया, यानी कि इधर साइड बंद रहता है, ये वाला पार्ट बंद रहता है। तो ये जो पाइप टाइप का आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसे और ऐसे, ये पाइप, इसको बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप, यानी कि विंड पाइप को ही बोलते हैं ट्रैकिया। और इधर साइड जो आपको पाइप दिख रहा है उसको बोलते हैं ऑसोफेगस, यानी कि फूड पाइप। ऑसोफेगस यानी कि फूड पाइप, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? विंड पाइप ऑलवेज ओपन, यानी कि यहाँ सांस लेंगे इधर ओपन रहता है। यानी कि एपिग्लोटिस जो है वो हमेशा विंड पाइप की तरफ खुला रहता है, क्योंकि हम लोग 24 घंटा सांस लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग खाना खाएंगे तो इधर साइड को बंद कर देगा, इधर साइड खोल देगा, यानी कि खाना हमारे पेट में चला जाएगा, स्टोमिक में। और ऐसे क्या होता है, सांस लेते थे तो वो हमारे लंग्स में। अब देखिए कभी कभी खाते समय हम लोग सड़क जाते हैं, है ना, देखें खाते समय सड़क जाते हैं, वो जो खाना है वो इस पाइप में चला जाता है, इसलिए सड़क जाते हैं, लंग्स वाले पाइप में। तो उसको डिवाइड कौन करता है? एपिग्लोटिस। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। फ्राइनेक्स जो है या एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो गर्दन के बीच स्थित होती है, जो श्वास लेने और निगलने के लिए मदद करती है। तो फ्राइनेक्स जो है वो गर्दन के पीछे होगी, सांस लेने और खाना निगलने ये सब में वो हेल्प करता है। अगला एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस यह फूड पाइप तथा विंड पाइप के बीच वाल्व का काम करता है। फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में क्या करता है? ये एक वाल्व का काम करता है, यानी कि वाल्व यानी कि नल, किधर खोलना है वाल्व वो डिसाइड करता है। अगला फूड पाइप जनरली बंद रहता है। फूड पाइप जनरली बंद रहता है, पहले बता दिए। ये रास्ता आता है फिर इधर चला जाता है, यानी कि ये रास्ता बंद रहता है आपका।
इधर वाला रास्ता बंद रहता है और इधर वाला रास्ता खुला रहता है। जब खाना निगलते हैं तो एपिग्लोटिस जो है फूड पाइप को खोल देता है और विंड पाइप को बंद कर देता है ताकि भोजन सीधा स्टोमक में जा सके। ठीक है। खाना खाते समय सरक जाना, जब हम लोग खाना खाते समय सरक जाते हैं उसका रीजन ये है कि एपिग्लोटिस इतना तेज, जब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तभी ये होता है। आराम से खाना खाएंगे तो नहीं सरकेंगे। जल्दी जल्दी खाना खाने में क्या होता है, हमारा एपिग्लोटिस कंफ्यूज कर जाता है खाना को इधर भेजना है कि इधर भेजना है, गलती से वो लंग्स वाले एरिया में भेज देता है, जिसके कारण हम लोग सरक जाते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला, जब हमारा भोजन माउथ से स्टोमक तक जाता है, यानी कि मुंह से स्टोमक, मतलब ऊपर से नीचे, यहाँ माउथ है यहाँ स्टोमक है, खाना ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं, यानी कि पैरासिस्टेलेसिस, कर्माकुंचन। जब हमारा भोजन माउथ से स्टोमक तक जाता है तो हमारा फूड पाइप फैलता और सिकुड़ता है। ये देखिए, फैल रहा है और सिकुड़ रहा है, फैल रहा है सिकुड़ रहा है, फैल रहा है सिकुड़ रहा है, यानी कि इसके फैलने सिकुड़ने की वजह से एक मोशन होता है जिससे खाना, आप अजगर को देखे होंगे, अजगर अपना पेट को एक बार सिकुड़ता है एक बार फैलाता है ताकि खाना उसके पेट के अंदर चला जाए। वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर हम लोग पेट को सिकुड़ता है और फैलता है फूड पाइप जो है इस टाइप से, ताकि खाना अंदर चला जाए, स्टोमक में चला जाए। उसी प्रोसेस को बोलते हैं पैरासिस्टोलिसिस। हमारा शरीर पैरासिस्टोलिसिस पे ही खाना को पचाता है। लेकिन जब क्या होता है, कभी कभी हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भोजन स्टोमक से माउथ की तरफ जाने लगता है, पेट से माउथ की तरफ जाने लगता है। पेट का जो सिकुड़न है, जहां पर सिकुड़ रहा था वहां पर फैलने लगेगा, जहां फैल रहा था वहां सिकुड़ने लगेगा, तो खाना क्या होगा, ऊपर की ओर जाने लगेगा, ऊपर की ओर जाने लगेगा। इसको बोलते हैं एंटी पैरासिस्टोलिसिस, यानी कि वित्क्रमाकुंचन। और इसे नॉर्मल भाषा में वोमिटिंग बोल देते हैं। खाना जब पेट से मुंह से निकलेगा, पेट से के द्वारा, तो उसको वोमिटिंग बोल देते हैं। चलिए अगला पार्ट पढ़ते हैं, स्टोमक। स्टोमक का लंबाई होता है 25 सेंटीमीटर। भोजन 3 से 4 घंटा यहाँ स्टोमक में रहता है और इट सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जठर रस। गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करना यानी कि स्रावित करना, है ना। यह गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस स्रावित करता है। स्टोमक यानी कि अमाशय, अमाशय, अमाशय जो है वो आपका जठर रस निकालता है। इसका पीएच होता है, जो जठर रस है गैस्ट्रिक जूस, इसका पीएच होता है 1.5, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो आपका HCl का, H2SO4 का, HNO3 का, इन लोग का पीएच वैल्यू होता है, जो हमारा हाथ जला दे उतना पीएच होता है। तो हमारा पेट बचता कैसे है, म्यूकस लेयर, म्यूकस लेयर होता है हमारे पेट में, वो बचाता है हम लोग को, नहीं तो पेट में छेद हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। आगे, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन के लिए एक हार्मोन कार्य करता है जिसे हम गैस्ट्रिन हार्मोन कहते हैं। यानी कि गैस्ट्रिन हार्मोन अगर नहीं होगा तो गैस्ट्रिक जूस नहीं निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस नहीं निकलेगा तो खाना हमारा नहीं पचेगा। चलिए गैस्ट्रिक जूस में देख लेते हैं कि होता क्या क्या है। 4 चीज पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में, यानी कि जठर रस में, जठर रस में टोटल 4 चीज पाया जाएगा। जठर रस, जठर रस किस हार्मोन से निकलता है, ये भी आपको याद रखना है। गैस्ट्रिन जूस, गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है, गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है। देखिए इसमें क्या होगा, पेप्सिन, रेनिन, HCl और वाटर। तो जितना भी गैस्ट्रिक जूस है उसका 95 से 97% खाली वाटर रहता है। बचा जो आपका 3 से 5% उसमें ये तीनों रहता है। वो पढ़ते हैं। पेप्सिन, पेप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है तथा प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन 3 चीज में बदलता है, याद रखिएगा। प्रोटीन, प्रोटीन जो है सबसे पहले जाएगा, बनेगा पेप्टाइड, फिर बनेगा पेप्टोन, और सबसे लास्ट में बनता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। ये आप याद रखना है। तो सबसे पहले प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलेगा ये पेप्सिन। अगला होता है रेनिन। रेनिन जो मिल्क हम लोग दूध पीते हैं उसमें मौजूद केसिन नामक प्रोटीन का पाचन करता है। मिल्क में एक प्रोटीन होता है केसिन, उस प्रोटीन का पाचन करता है रेनिन। बाकी तो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने वाला प्रोटीन का पाचन तो ये पेप्सिन करेगा ही, लेकिन रेनिन जो है सिर्फ मिल्क में एक केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, उसका पाचन करता है। दूध पचाने में रेनिन, जब बूढ़ा हो जाता है इंसान तो उसमें रेनिन का स्रावन जो है, सिक्रेशन कम हो जाता है, इसीलिए बूढ़े लोग जो है वो इसको नहीं पचा पाते हैं। अगला है HCl। HCl जो है पेप्सिन और रेनिन का को कार्य करने के लिए आवश्यक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। यानी कि जो
हमारा पेप्सिन और रेनिन काम करेगा, ये जो प्रोटीन का पाचन करेगा, उसके लिए चाहिए एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम ना हो तो उसका पाचन नहीं होगा। उसके पाचन के लिए एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? ये HCl। यही HCl पीएच वैल्यू 1.5 होता है। आगे आते हैं, म्यूकस लेयर। ये हमारा स्टोमक है, ये पूरा स्टोमक देख रहे हैं, इसमें जो ऐसे ऐसे किया हुआ है यही है म्यूकस लेयर। ठीक, अंदर में गैस्ट्रिक जूस, आप जान रहे हैं गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है? 1.5। पेट को खराब करने के लिए सफिशियंट है। अगर ये म्यूकस लेयर ना हो, ये जो अंदर में जो ये म्यूकस लेयर है ये ना हो, तो स्टोमक में छेद हो जाएगा, इसको अल्सर बीमारी बोलते हैं। अल्सर, अल्सर बीमारी हो जाएगा। तो देखिए, यह HCl को स्टोमक वॉल तक जाने से रोकता है। ये जो गैस्ट्रिक जूस है इससे टकरा के वापस, ये स्टोमक का वॉल है बाहर वाला जो दिख रहा है, उस वॉल से ये बचाता है। ठीक है, यदि HCl हमारे स्टोमक बॉल तक पहुंच जाए, यानी कि अगर किसी तरह ये गैस इसको काट के इसके अंदर पहुंच जाए तो यहाँ छेद कर देगा, तो हमारे बॉल को डैमेज कर देता है, इससे पेट में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। इस बीमारी को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। रक्तस्राव, डकार, उल्टी, वजन कम होना, भूख कम लगना इसका पेप्टिक अल्सर का लक्षण है। रक्त रक्त ब्लीडिंग होगा, डकार होगा, उल्टी होगा, वजन कम हो जाएगा, भूख कम लगेगा। और 1982 में मार्शल और वॉरेन जो है इसकी जीवाणु की खोज की थी। किसका? पेप्टिक अल्सर के जीवाणु की खोज, तथा इसे एंटीबायोटिक द्वारा ठीक किया। और एंटीबायोटिक द्वारा ठीक, और जीवाणु कौन सा था? कौन सा जीवाणु था? हेलिटोबैक्टर पाइलोरी। और ये 90%, जो हमारा पेप्टिक अल्सर होता है उसमें 90% का कारण यही है अकेला। 90% पेप्टिक अल्सर हेलिटोबैक्टर पायरोली के कारण होता है। और इसमें एंटीबायोटिक कौन कौन सा यूज होता है? ओमोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेसोप्राजोल। यानी कि प्राजोल वर्ड आपको याद रखना है, प्राजोल वर्ड। ठीक है, ओमोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेसोप्राजोल, OPL, ये आपको पेप्टिक अल्सर में यूज होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ये भी आपको याद रखना है। इसका खोज कौन किया था? एंडरसन। आगे बढ़ते हैं, एसिडिटी। हमारे शरीर में हम जब हमारे स्टोमक में ज्यादा HCl निकलने लगेगा तो एसिडिटी बढ़ जाता है। और ये होता क्यों? फास्ट फूड खाने से, अनटाइमली भोजन करने से, कभी 9 बजे खा रहे हैं तो कभी 11 बजे खा रहे हैं। लिमिट से ज्यादा भोजन करना, अब जितना लिमिट हो उससे ज्यादा, मीट मिला तो पूरा मीठे दबा दिए, है ना, अच्छा खाना मिला तो ज्यादा खा लिए, तो उससे आपका एसिडिटी बढ़ता है। जब हमें एसिडिटी हो जाती है, यानी कि HCl ज्यादा हो गया शरीर में, तो हम लोग को इनो पिलाया जाता है। इनो, इनो को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। साइंस के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि उसका फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का पावर 2 होल ट्वाइस पिलाया जाता है। अब होता है एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। यानी कि HCl जब हमारे शरीर में ज्यादा हो गया था एसिडिटी के समय में, तो हम लोग को इनो पिलाया गया, इनो यानी कि MgOH होल 2, तो वो MgCl2 और वाटर निकाल देता है, और एसिड जो ज्यादा बढ़ा है उसको कंट्रोल कर देता है। अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये हम बनाया है फिगर, देखिए स्टोमक में जो खाना आया हमारे स्टोमक में, प्रोटीन का पाचन वहीं स्टार्ट हो गया, लेकिन सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है स्टोमक में। देखिए यहाँ, चाहे वो पेप्सिन करे चाहे रेनिन करे, और किसी चीज का पाचन स्टोमक में नहीं होता है। आगे आते हैं इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ स्टोमक से खाना बढ़ा आगे यहाँ तक, सबसे पहले वो आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी में, ड्यूडेनम के बाद वो खाना बढ़ते बढ़ते आएगा ज्यूजेनम में, जेजुनम में, मध्यांतर में। इसके बाद वो खाना जाएगा इलियम में, इलियम में ही पाया जाता विली, विली यानी कि रसांकुर, इलियम में पाया जाता विली यानी कि रसांकुर। फिर वहां से वो निकल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलोन और रेक्टम, इसमें 3 चीज होता है लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो सबसे पहले पहुंचेगा सीकम में, फिर जाएगा कोलोन में, फिर जाएगा रेक्टम में, और रेक्टम के बाद एनस से बाहर निकल जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं, ये पूरा यहां से लेके इलियम तक, सीकम से पहले, ये टोटल 22 फीट का होता है। 22 फीट, टोटल 22 फीट यानी कि 6.7 मीटर का होता है। यहाँ पर भोजन सर्वाधिक समय तक रहता है, सबसे ज्यादा समय तक यही रहता है, यही भोजन का पूर्ण पाचन भी होता है,
पूरा आपसे हम एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन देखे हैं, सबसे ज्यादा पोषण पाचन कहाँ होता है, तो आपका जूजेनम। जूजेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और भोजन का पूरा पाचन यहीं पर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम ग्रहणी, ड्यूजेनम मध्यांत और इलियम शेषांत। अब ड्यूडेनम पढ़ते हैं। सबसे पहले ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है, दो हार्मोन निकालता है। पहला है सिक्रेटिन और दूसरा है हेपेटोक्राइनिन। जो सिक्रेटिन है ये पहला डिस्कवर्ड हार्मोन है, यानी कि सबसे पहला हार्मोन जिसका खोज हुआ था वो सिक्रेटिन ही है। और इसके खोजकर्ता कौन है, स्टर्लिन एंड बेलिस। कौन खोज करता है, स्टर्लिन एंड बेलिस। यह क्या करता है, यह हमारे पैनक्रियाज को यानी कि अग्न्याशय को पैनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्न्याशयी रस का स्रावन करने के लिए स्टिमुलेट करता है। यानी कि अगर ये ना हो तो हमारा अग्न्याशयी रस नहीं निकलेगा। और अग्नाशी रस का पीएच होता है 7.5 से 8.3, यानी कि वो एक बेसिक प्रवृत्ति का है, क्षारीय प्रवृत्ति का है, क्षारीय प्रवृत्ति का है। और यह तीनों का श्रावण करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए पाया जाता है इसमें लाइपेज, फैट के लिए पाया जाता है माइलेज और प्रोटीन के लिए पाया जाता है ट्रिप्सिन। यानी कि तीनों का पाचन करता है, इसलिए इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। हम लोग पढ़े थे कि आपका स्टोमक में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, सिर्फ प्रोटीन का। माउथ में हम लोग पढ़े थे, माउथ में टाइलिन होता है, वो जो कि कार्ब्स का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है, टाइलिन नामक एंजाइम। लेकिन जब हम लोग सिक्रेटिन पढ़ेंगे तो सिक्रेटिन निकालता है पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशी रस, और यही आपका कार्ब, फैट और प्रोटीन तीनों, ये अग्नाशी रस तीनों का पाचन करता है, इसलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, यानी कि पूर्ण पाचक रस। अगला ये ड्यूडेनम कौन सा हार्मोन निकालता है, हेपेटोक्राइनिन। ये हेपेटोक्राइनिन जो है लीवर को बाइल जूस यानी कि पित्त रस का स्राव करने के लिए स्टिमुलेट करता है। बाइल जूस निकलेगा कहाँ से, लीवर से। आपसे क्वेश्चन पूछता है बाइल जूस कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है, लीवर से। लेकिन बाइल जूस जमा कहाँ होता है, गॉल ब्लेडर। निकलेगा लीवर से लेकिन जमा होगा गॉल ब्लेडर में, गॉल ब्लेडर में। काम क्या है, फैट का इमल्सिफिकेशन। गॉल ब्लेडर का काम क्या है, फैट का इमल्सिफिकेशन करना। आगे आते हैं, पीएच 7.7 होता है इसका, यानी कि ये भी बाइल जूस भी जो है वो एक बेसिक नेचर का है। यह मुक्ता फैट यानी कि वसा का पाचन करता है, ये मुक्ता क्या करता है, फैट का पाचन। लेकिन ये जो है पैनक्रियाटिक जूस ये तीनों का पाचन करता है। आपसे पूछेगा कि अग्नाशी रस में ऐसा क्या होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो लाइपेज होता है। फैट का पाचन करता है तो एमाइलेज होता है। प्रोटीन का पाचन करेगा तो ट्रिप्सिन होता है। अब देखिए, पित्त रस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, बताए थे। निकलेगा लीवर से लेकिन जमा होगा गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम पाया जाएगा दूध में और ऑक्जेलेट पाया जाएगा आपका टमाटर में। इसीलिए जिसको स्टोन हो जाता है उसको दूध और टमाटर मना कर दिया जाता है कि दूध और टमाटर मिलेगा ही नहीं तो स्टोन बनेगा ही नहीं। अगला, जिसे शरीर से रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम नामक तत्व का प्रयोग किया था, यानी कि जब स्टोन हो जाता है तो मैग्नीशियम नामक तत्व का प्रयोग होगा उसको हटाने के लिए। ड्यूडेनम, अब देखिए ड्यूडेनम के अंदर एक ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड। आपसे पूछेगा ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होता है, ब्रूनर्स ग्रंथि ये ड्यूडेनम में ही होता है, जो इंटेस्टाइन को इंटेस्टाइनल जूस का स्राव करने के लिए स्टिमुलेट करता है। यानी कि देखिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यूडेनम। ये देखिए सिक्रेटिन निकाल रहा है पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशी रस। इसी में हेपेटोक्राइनिन है जो निकाल रहा है आपका बाइल जूस, पित्त रस। और इसी में आपका है ब्रूनर्स ग्लैंड जो आपका निकाल रहा है इंटेस्टाइनल जूस यानी कि आंत रस। सब तो रस मैक्सिमम है आपका ड्यूडेनम ही निकाल रहा है। तो आपका ड्यूडेनम बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें सिक्रेटिन है, हेपेटोक्राइनिन है और इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड है। यही तीनों आपका इंपॉर्टेंट है। और इंटेस्टाइनल जूस जो है वो कार्ब्स और प्रोटीन का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए इसमें माल्टेज और लैक्टेज और सुक्रेज नामक एंजाइम पाया जाता है। और प्रोटीन का पाचन करने के लिए इसमें इरिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आप एक चीज समझ लीजिए, माल्टेज क्या करेगा, माल्टेज जो है माल्टोज में बदलेगा। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज में बदल देगा। और लैक्टेज जो है वो लैक्टोज का पाचन करेगा। यानी कि माल्टेज और ये तीनों क्या है, ये तीनों डाइसेकेराइड हम पढ़े थे। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड यानी कि जो C6
H12O6 इस फॉर्म का हो, जैसे कि आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, और माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब आपका है मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड का बात करते हैं, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का मतलब कि C12 यानी कि C6H12O6 जो है उसका पावर 2। अब तो अगर सुक्रोज का बात करें तो C12H22O11, ये सुक्रोज होता है, ये सुक्रोज होता है, यानी कि कार्बन का मॉलिक्यूल उसमें 12 हो जाता है। कभी भी हम लोग डाइसेकेराइड को नहीं पचा पाएंगे, हम लोग हमेशा पचाएंगे मोनोसेकेराइड को। यानी कि अगर हम लोग शुगर को हम लोग अगर खाते हैं, चीनी खाते हैं, तो चीनी नहीं पचाते हैं, चीनी पहले टूटेगा ग्लूकोज में, यानी कि सुक्रोज जो है वो टूटेगा ग्लूकोज में। तो सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड, और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड। यानी कि डाइसेकेराइड जो है वो मोनोसेकेराइड में टूटेगा तभी वो पचेगा, नहीं तो नहीं पच पाएगा। इसलिए डाइसेकेराइड का मोनोसेकेराइड में टूटना बहुत जरूरी हो जाता है। वो काम करता है कौन, हमारा माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, और ये पाया जाता है इंटेस्टाइनल जूस में। या देखिए, माल्टोज का पाचन करेगा माल्टेज, बस ओ की जगह ए हो गया है। सुक्रोज का पाचन करेगा सुक्रेज, और लैक्टोज का पाचन करेगा लैक्टेज। ये याद रखिए, ये एंजाइम है। अब देखिए, प्रोटीन का पाचन करने के लिए इरिप्सिन एंजाइम होता है, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन तोड़ेगा, पेप्सिन या रेनिन, जो कि गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। और पेप्टाइड को तोड़ेगा पेप्टोन में, देखिए पेप्टाइड को पेप्टोन में कौन तोड़ेगा, ट्रिप्सिन, जो पैनक्रियाटिक जूस में होता है, यहाँ देख लीजिए। प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन करेगा ट्रिप्सिन। हम बताए थे प्रोटीन जो है आपका टूटेगा पेप्टाइड में, पेप्टाइड टूटेगा पेप्टोन में, और पेप्टोन टूटेगा अमीनो एसिड में। हम लोग का शरीर अमीनो एसिड का ही पाचन कर सकता है, प्रोटीन को डायरेक्टली हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टाइड में कौन, पेप्सिन और रेनिन, जो कहाँ पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस में। पेप्टाइड को तोड़ेगा पेप्टोन में ट्रिप्सिन, जो कहाँ पाया जाता है, अग्नाशयी रस में। और पेप्टोन को तोड़ेगा अमीनो एसिड में इरिप्सिन, जो कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइनल जूस में। यानी कि तीनों जूस का यूज हो गया आपको, गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। तीनों जूस मिलेगा तभी प्रोटीन का पाचन होगा। अगर आपका एक में भी गड़बड़ है, एसिडिटी है, खाना का पाचन होगा ही नहीं, प्रोटीन का पाचन होगा ही नहीं। तो मैं इसीलिए आपको एकदम जरूरी रहता है कि आपका इंटेस्टाइन भी अच्छे से वर्क करे, आपका पैनक्रियास भी अच्छे से वर्क करे, और आपका गैस्ट्रिक जो पेट स्टोमक भी अच्छे से वर्क करे। तो ड्यूडेनम सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ड्यूडेनम। ठीक है, सेकेंड नंबर में जेजुनम और इलियम। आते हैं जेजुनम में, जेजुनम मध्यांतर। भोजन यहाँ 2 से 3 घंटे तक रहता है, सबसे ज्यादा देर तक हमारे शरीर में भोजन सबसे ज्यादा समय के लिए जेजुनम में ही रहता है। यहीं पर भोजन का मुख्य पाचन होता है। अगर जेजुनम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, आप मार दीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। अब ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट यहीं पर टूटता है ग्लूकोज में, प्रोटीन यहीं पर टूटेगा अमीनो एसिड में, और फैटी एसिड, फैट यहीं पर टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। यानी कि सब अपना अपना पार्ट में टूट जाएगा। कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा ग्लूकोज में, देखिए टूट गया ना, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, इसको तोड़ेगा ग्लूकोज में। तो ड्यूडेनम सारा काम करके आगे भेज दिया कहाँ, जेजुनम में, और ये आपको बता रहा है कि आपका सब चीज का पाचन हो गया है। इलियम, इलियम, इलियम में एक फिंगर टाइप अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ देखिए फोटो में, देखिए ये देखिए, ये आपका ऐसे 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 स्ट्रक्चर है दोनों तरफ। ये उंगली नुमा स्ट्रक्चर बोलते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विली, विली। यही खाना का एब्जॉर्प्शन करता है, जो बचा हुआ चीज, अभी भी अगर ये लोग सोचता है कुछ बचा हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वांगीकरण। यानी कि इसमें एक फिंगर टाइप अंगुली नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे विली बोलते हैं। यह खाने के सभी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करता है तथा इसे ब्लड में मिला देता है, जो बचा कुचा है उसको भी ब्लड में मिला देगा। भोजन का पाचन तो हो गया यहाँ पर, लेकिन अभी भी अगर कुछ बचा हुआ है तो वो एब्जॉर्ब करेगा विली, ठीक है, और उसको ब्लड में मिला देगा। ब्लड इससे सभी अंगों तक पहुंचा देता है। ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। इस प्रक्रिया को ही हम लोग एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं। जब सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो बचा हुआ वेस्ट जो है हमारा सीकम के रास्ते लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। अब सब वेस्ट पहुंच रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, हमेशा वेस्ट देखिए, यहाँ से सीकम है, यहाँ पर सारा चीज एब्जॉर्ब हो गया, लास्ट यहीं पर एब्जॉर्ब होता है विली पर, और यहाँ से भेज देगा सीकम। सीकम में आपका किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का।
लार्ज इंटेस्टाइन में 3 होता है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, रेक्टम से आपका लास्ट में निकल जाता है मल बाहर। अगला अगला है आपका नोट, बाइल जूस। जो हम लोग बाइल जूस पढ़े हैं, पित्त रस कौन निकालता है? हेपेटोक्राइनिन। याद रखिएगा, हेपेटोक्राइनिन। अब वो ड्यूडेनम में जो दो एंजाइम होता है, एक सिक्रेटिन और एक हेपेटोक्राइनिन। हेपेटोक्राइनिन, सिक्रेटिन क्या निकालेगा? अग्नाशयी रस। और हेपेटोक्राइनिन क्या निकालेगा? पित्त रस, बाइल जूस। तो यही जो बाइल जूस निकला, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाएगा। इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, ये भी आपको याद रखना है। यह ग्रीन और येलो कलर का होता है। तो ग्रीन कलर को मैं ग्रीन से दिखाया हूँ, येलो को येलो से दिखाया हूं। जो ग्रीन कलर का है उसको बोलते हैं बिलिबर्डाइन, और येलो कलर का है उसको बोलते हैं बिलरुबिन। ठीक है, और ये स्टिकी फ्लूइड होता है। स्टिकी होने का रीजन क्या है? चिपचिपा, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के कारण वो चिपचिपा होता है। ग्रीन कलर किसके कारण होता है? बिलिबर्डाइन। और येलो कलर बिलरुबिन। यानी कि हरे रंग का कारण क्या है? बाइल जूस यानी कि पित्त रस का हरे रंग होने का कारण बिलबर्डाइन है। पीले रंग का कारण है बिलरुबिन। और चिपचिपा होने का कारण है कोलेस्ट्रॉल। चूंकि बिलबर्डाइन और बिलरुबिन पित्त रस को कलर प्रदान करते हैं, इसलिए इसको बाइल पिगमेंट यानी कि पित्त वर्णक भी बोलते हैं। ठीक है, इस बाइल पिगमेंट का निर्माण आरबीसी के नष्ट होने से होता है। जब भी हमारा आरबीसी नष्ट होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन। 120 दिन के बाद तो उसको नष्ट होना ही है। जब भी वो नष्ट होगा तो यही बाइल पिगमेंट का निर्माण होगा। आरबीसी लीवर के स्प्लीन में नष्ट होता है प्रत्येक 120 दिन में। पहले भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन 120 दिन उसका औसत है कि इस दिन में वो नष्ट होता है आरबीसी। यदि हमारे ब्लड में बिलबर्डाइन और बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाए तो कि ये किसका संकेत है? ये संकेत है कि आपका आरबीसी ज्यादा नष्ट हो रहा है, क्योंकि आरबीसी की नष्ट होने से ही इस बाइल पिगमेंट यानी कि बिलबर्डाइन और बिलरुबिन का निर्माण होता है। यानी कि अगर हमारा लीवर एबनॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो आरबीसी ज्यादा नष्ट होगा और बिलबर्डाइन और बिलरुबिन का मात्रा बढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा? हमारे लीवर का कलर जो है ग्रीनिश येलो कलर का हो जाएगा। लीवर का कलर ही चेंज हो जाएगा। यह जॉन्डिस नामक रोग का लक्षण है। इसी को बोलते हैं जॉन्डिस। एकदम पीलिया रोग भी बोलते हैं, पीलिया, पीला कलर हो जाता है पूरा, नाखून वगैरह, चेहरा भी पीला पड़ जाता है। यदि हमने जॉन्डिस का इलाज ठीक से नहीं करवाया तो यही बाद में हेपेटाइटिस नामक रोग में बदल जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को। अगला, हेपेटाइटिस नामक बीमारी जो है हेपेटाइटिस वायरस से होती है, और यह 6 प्रकार की होती है। भारत में मैक्सिमम बी वाला पाया जाता है। ए बी सी डी ई, ई तक ठीक है, उसके बाद जे। ये लगातार है, ए बी सी डी ई, उसके बाद एक जे आपको याद रखना है। मैक्सिमम भारत में जो है वो हेपेटाइटिस बी होता है। कपड़े पर इंक का दाग छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। कैल्शियम ऑक्जेलेट का। तो कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड, सॉरी, कपड़े पर इंक का दाग छुड़ाने के लिए किसका यूज होता है? तो कपड़े पर इंक का दाग छुड़ाने के लिए जो आपका यूज होगा, एक मिनट, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का, यही ऑक्जेलिक एसिड जो है आपका कैल्शियम से मिलकर बनाती है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। और स्टोन जो है हमारे गॉल ब्लैडर में अगर हो जाता है तो गॉल ब्लैडर को निकाल के फेंकना पड़ता है। और स्टोन को रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम नामक तत्व का यूज किया जाता है। कैल्शियम मिलता है दूध में, ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा आपको टमाटर में। और ये कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड जब मना कर दिया जाता है जिसको स्टोन होता है, तो दूध और आपको टमाटर मना कर दिया जाता है। यदि हमारे शरीर से गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाए तो हमारे शरीर में फैट का इमल्सिफिकेशन यानी कि वसा का पाइसीकरण नहीं होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं लास्ट हमारा जो टॉपिक बचा है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बाद एक डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये आपका देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन से जब भी खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो 3 पार्ट से निकलेगा। पहला सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम के बाद वो एनस से मल जो है वो बाहर निकल जाएगा। सीकम, उंडुक, यह लार्ज इंटेस्टाइन तथा स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ता है। यही सीकम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ता है। यह अनडाइजेस्टेड फूड
को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर कोलोन तक पहुंचाता है। हम बताए थे जो भी वेस्ट होगा वो यही सीकम ही पहुंचाएगा बाहर। अगला है कोलोन। कोलोन जो है बीच वाला, यहाँ पर वाटर का अवशोषण होता है। सब न्यूट्रिएंट्स ले लिए, कोलोन में क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन। क्यों जरूरी है? अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो मल हमारा टाइट हो जाएगा, या तो बहुत ज्यादा हम लोग को बाथरूम आने लगेगा, पतला पैखाना हो जाएगा। तो ई कोलाई बैक्टीरिया, आप देखिएगा यहाँ पर एक बैक्टीरिया पाया जाता है कोलोन में, ई कोलाई बैक्टीरिया, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, यानी कि सहजीवी के नेचर का है ये, इस तरह से रहता है। ये क्या करेगा, ई कोलाई बैक्टीरिया इसको प्रोटेक्शन देगा लार्ज इंटेस्टाइन को, कि हम आपको बचाएंगे। और लार्ज इंटेस्टाइन इसको क्या करेगा, फूड और वाटर देगा, फूड यानी कि वाटर देगा। होता क्या है कि यह हम लोग को ई कोलाई बैक्टीरिया जो है लार्ज इंटेस्टाइन को अनेक बीमारियों से बचाता है। यही ई कोलाई बैक्टीरिया वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो ये जो कोलोन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण ही होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन का रीजन है ई कोलाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अगला, यदि हमारे शरीर में ई कोलाई बैक्टीरिया की कमी हो जाए तो शरीर में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिससे मल में काफी पानी निकल जाएगा और हमारा लूज मोशन हो जाएगा। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं तो सारा वाटर मल के द्वारा निकल जाएगा। रेक्टम का कार्य क्या है, एनस के द्वारा शरीर से अनडाइजेस्टेड फूड या टॉक्सिक को बाहर निकालना है। टॉक्सिक या मल में गंध का कारण क्या है, इंडोल या स्केटोल। इंडोल और स्केटोल, जो हमारा बाथरूम निकलता है उससे गंध का कारण है इंडोल और स्केटोल। मूत्र में गंध का कारण क्रिएटिन। पब्लिक टॉयलेट से जो गंध का कारण है वो अमोनिया है। और मूत्र के पीला रंग का कारण है यूरोक्रोम। हमारे शरीर में विटामिन सी बाहर निकलता है मूत्र के द्वारा, और विटामिन बी बाहर निकलता है पसीने के द्वारा। यानी कि विटामिन बी और सी जो है वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील है, और ये हमेशा शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होने का इसको डेली लेना पड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कौन सा विटामिन है जो आपको रेगुलर हर दिन लेना जरूरी है, विटामिन बी और सी, क्योंकि हर दिन लीजिएगा हर दिन आपका निकल जाएगा बाहर। आंसू किस ग्लैंड में बनता है, लैक्रीमल ग्लैंड में बनता है, लैक्रीमल ग्लैंड। और ये लैक्रीमल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, आई में, आंख में पाया जाता है। अब आते हैं हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम देख लेते हैं, पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम, तो एंजाइम का काम ही है या तो कार्बोहाइड्रेट को पचाना, या तो फैट को पचाना, या तो प्रोटीन को पचाना। सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए दो तरीका है, एक तो पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में बदलना, और एक डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में बदलना। तो जो पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में बदलता है उसमें आपको दो एंजाइम है, एक टाइलिन और एक एमाइलेज। टाइलिन को ही बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम है, यानी कि जो हमारे माउथ में पाया जाता है, लार में है, और ये स्टार्च का पाचन करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। और स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में बदलेगा, इसको माल्टोज में बदल देता है। याद रखिएगा, ये इसको किस में बदलेगा, माल्टोज में। और फिर माल्टोज को कौन बदलेगा, माल्टोज को बदलेगा माल्टेज, ग्लूकोज में बदल देगा। सुक्रोज को बदलेगा सुक्रेज, और लैक्टोज को बदलेगा लैक्टेज। ये डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड में, यानी कि ये सब क्या है, डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में बदलेगा। आप ये चीज पढ़ चुके हैं कि हमारा शरीर सिर्फ मोनोसेकेराइड को पचा सकता है, यानी कि आपका ये जो पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड में बदल रहा है, ये फिर डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में बदलना पड़ेगा इसको, तभी हमारा शरीर उसको पचा पाएगा। अगला है, हमारे शरीर में ग्लाइकोजन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन है, एमाइलेज। एमाइलेज जो है वो ग्लाइकोजन का पाचन करता है, और ये पाया जाता है कहाँ पे, पेनक्रियाज में, यानी कि अग्न्याशय में। अगला, ये तीनों एंजाइम जो है, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, ये हमारे इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है। हम आपको बताए थे इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से निकलता है, हमारे डियोडेनम में। डियोडेनम में क्या पाया जाता है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड, वहां से निकलता है इंटेस्टाइनल जूस। आपसे पूछेगा पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलता है, कमेंट कीजिएगा। अगला, फैट का पाचन जो होगा, फैट को पचाने वाला एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज, लाइपेज जो हमारे पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। फैट को पचाता है कौन, लाइपेज, पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। और पेनक्रियाटिक जूस में तीन एंजाइम और पाया जाता है,
पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम और पाया जाता है। देखिए आपको यहाँ पे बता चुके हैं पहले ही हम। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये 3 एंजाइम पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस में। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज यहाँ हो गया, लाइपेज यहाँ हो गया और ट्रिप्सिन यहाँ हो गया। ये 3 एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाएगा। और ये तीनों अलग अलग, एक एक करेगा आपका, एमाइलेज करेगा आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और लाइपेज करेगा फैट का पाचन, और ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन का पाचन। और ये तीनों पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस में। यानी कि पैनक्रियाटिक जूस ही एक ऐसा जूस है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों का पाचन करता है। इसीलिए पैनक्रियाटिक जूस को बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, यानी कि पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस, यही एकमात्र पूर्ण पाचक रस है। अब देखिए, पढ़ लिया हम लोग कार्बोहाइड्रेट का पाचन और फैट का पाचन। अब बचता है प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन आपका टूटेगा पेप्टाइड में, पेप्टाइड टूटेगा पेप्टोन में, और पेप्टोन टूटेगा अमीनो एसिड में। फाइनली हमारा शरीर अमीनो एसिड को ही पचा सकता है। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने के लिए 2 एंजाइम यूज होगा, पेप्सिन या रेनिन। और ये पेप्सिन या रेनिन कहाँ पाया जाएगा? गैस्ट्रिक जूस में, यानी कि आमाशय रस, जठर रस। पेप्टाइड को तोड़ेगा पेप्टोन में ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाएगा? पैनक्रियाटिक जूस, यानी कि अग्नाशयी रस। अब पेप्टोन को तोड़ेगा अमीनो एसिड में, वो तोड़ने वाला एंजाइम है इरिप्सिन, और इरिप्सिन कहाँ पाया जाएगा? इंटेस्टाइनल जूस में। ठीक है, तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा इसी तरह। और अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और कोई क्वेश्चन अगर छूट गया या कोई क्वेश्चन पूछा हो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो मैंने नहीं बताया हो, कमेंट कीजिएगा और ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। अगले वीडियो में बता देंगे उसका। ठीक है, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल का लाभ मिल सके।